हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है करता हूं। आओ दोस्तों, आज एक बार फिर सीटेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में सीटेट के प्रैक्टिस सेट करते हुए हम लोग भाग प्रैक्टिस सेट संख्या 14 लेके आए हैं मैथ का, जिसमें सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पेपर की दृष्टि से। आओ हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हम 30 ही क्वेश्चन की श्रृंखला लाते हैं। वो 30 क्वेश्चन अपने आप में 300 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। हम लोग सबसे पहले यानी कि आरोही क्रम के बारे में कहा है, तो आरोही क्रम वो होता है यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा और सबसे बड़ा बाद, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, यानी कि जीने पे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर की ऊपर चढ़ना जो होता है आरोही क्रम, और जीने से छत से नीचे की ओर उतरना यानी ग्राउंड फ्लोर पर आना कहलाता है अवरोही क्रम। यानी बड़े से छोटे की तरफ अवरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या नंबर दिए हैं। पहला है नंबर दिया गया 8.08 दिया है, दूसरा 8.80 दिया, फिर 8.808 दिया, फिर 8.008 दिया, फिर पॉइंट 88 दिया। हम लोग पहले इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। चलो आओ आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पॉइंट के बाद वाली 0.88 सबसे छोटी संख्या। उससे बड़ी संख्या 8.0088 है। उससे बाद उससे बड़ी संख्या 8.808 है। फिर उससे बड़ी संख्या 8.80 है। फिर उससे सबसे बड़ी संख्या 8.08 है। तो हमने लोगों ने क्या किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर है। अब तृतीय स्थान पर देखते हैं, 0.88 पहले पे, दूसरे तो 0.8 जो है वो कैसी है, तृतीय स्थान पर। तो सबसे वो तृतीय हमारा आंसर हो जाएगा 8.08। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न की दृष्टि से। आओ हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिया गया है, हमसे कहा है किसी की यानी कि मान निकालना है। पहले दिया है 16.5 दिया है, फिर मल्टीप्लाई का निशान दिया, फिर -35 दिया है और भाग करना है 5 से, फिर 3 गुणे दिया है 13.5 दिया है। सबसे पहले हम इनकी गुणा करेंगे। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लागा, एक तीछक 18, एक 19 का 9 हासिल लागा, एक 3 और एक 4 यानी 49.5 हो गया। और फिर क्या करेंगे, माइनस यानी इसको इसको भाग काट देंगे, यानी 5 सत्ते 35, तो माइनस का हो जाएगा 7। माइनस क्या करेंगे, अब 13 इनकी गुणा कर लेंगे, 13 तिया 39, अब 3 पंजे 15 का 5 पॉइंट लगा दें, 3 तिया 9, एक 10, 3 एक 3 और एक 4। अब देखो कितना हो गया, ये दोनों वैल्यू के सी माइनस की है। अब ये जोड़, अब अगला आगे देखते हैं। 49 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 41 नहीं 42.5 और माइनस बचेगा 40.5। अब इन दोनों घटा देंगे, ऑप्शन नंबर आएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर नंबर 1, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है यानी कि 2/5 2/5 और 3/5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखो 2/5 और प्लस दिया है और 3/4 किसके बराबर होगा। अब इनके पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 चक्कू 20 आ जाएगा। 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 पंजे 20 और 4 पंजे 5 तिया 15, 23 हो जाएगा, 23 बटे हो जाएगा 20, 20 एकन 20 प्लस 3, यानी कि इसे इस हिसाब से लिखते 1 सही 3/20
20। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, हमारा सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसे यहाँ इतने साइड पे ले आओ जिससे कि हमारा क्वेश्चन भी सरल हो जाए। कह रहा है 25, 90, 31 में 5 के स्थानीय मान का मान, एक मिनट और देख लो और क्वेश्चन बड़ा, और 3703 के मान अंकित मान में क्या अंतर होगा। देखो पहले स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान पर, जो भी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि स्थान इसका 5 है, कितने नंबर पे, 10,000 पे है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ये स्थानीय मान। अंकित मान होता सेम, तो 5,000 हो जाएगा, जे इसका 50,000 हो जाएगा, और उसका क्या होगा, अब उसका अंकित मान 3 पे पूछा, तो अंकित मान रहता है भैया सेम, तो -3, तो 50,000 में से घटा दो तो आ जाएगा 49,997। अगर ये कहीं ऑप्शन आपको दिखा दे तो बिना देखे लगा दें, तो ऑप्शन नंबर बी हमें ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों, एक मिनट भैया, सभी वृक्षों की, कितने बताइए, सभी वृक्षों की संख्या 1/5 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 हो, यदि नीम के वृक्षों, अब भैया बगीचे में नीम कितने हो गए, नीम हमें पता चल गया 12 नीम है। बाग संख्या, तो बाग में आम के कितने, अब नीम के, अब आधे अशोक के वृक्ष और शेष नीम के वृक्ष हैं, यानी कि नीम के, अगर देखो नीम के वृक्ष 12 हो गए, ठीक, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है, और आधे वृक्ष अशोक के और शेष नीम के, शेष जो है आधे वृक्ष जो है नीम के, तो 12 नीम के हो गए, 12 पंजे 60, यानी टोटल वृक्ष हो गए 60, जो हो गए 60 वृक्ष हो गए, ठीक भैया 60 हो गए, तो यानी कि टोटल बाग में वृक्षों की संख्या कितनी है, 60, तो 30 वृक्ष हो जाएंगे हमारे किसके, अशोक के, और हमारे क्या करा है, 30 अशोक के हो गए, और 12 वृक्ष हो गए किसके, नीम के हो गए, तो 12 30 हो जाएंगे 42, बचे कितने वृक्ष, बचे टोटल कितने 60, तो बचे कितने वृक्ष, हमसे पूछा आम के वृक्ष, तो 12 और 30 हो जाएंगे 42, तो बचे 18 वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, एक मिनट 5, एक कुछ गड़बड़ हो रहा है भैया, जरा, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या की 1/5 है, आधे वृक्ष अशोक के हैं, ठीक, और शेष नीम के हैं, तो यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, तो बाग में आम, अच्छा, ठीक है, देखो माना सभी वृक्षों की संख्या x है, तो आम के वृक्षों की संख्या 1/5 x/5 होगी, ठीक भैया। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, अशोक की वृक्षों की संख्या x, तो इन्हें x x दोनों में से घटा देंगे, ठीक हो गया, तो हो जाएगा 7x माइनस 7x/10 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3x/10 बचा। आओ आगे देखते हैं, यानी कि 12, तो हो जाएगा x बराबर 40, यानी कि कुल वृक्ष होंगे 40, अगर 40 होंगे तो आम के वृक्षों की संख्या बचेगी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 हैं, तो पैकेटों में उपलब्ध एक दुकानदार के तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने पर कितने होंगे। अब ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन लगा देंगे, लोगों को ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। देखो ए वाले, ए क्या कह रहा है, ए में कितने हैं, अगर एक एक ए वाला हम ले लें, 12 × 5 कर लें तो कितना हो जाएगा, 60 पेन हो जाएंगे, ठीक।
और बी वाले को हम लोग ले लें, कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 हो जाएगा, 6 गुणा 10 हो जाएगा तो बराबर 60 हो जाएंगे। और सी वाले में ले लें 12 गुणे 5 अगर हम ले लें तो 60 हो जाए, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगर हम एक दुकानदार के पास ए के 12 पैकेट हों, बी के 10 पैकेट हों और सी के 5 पैकेट हों तो ए क्या करेंगे, तीनों ब्रांडों की संख्या पेनों की समान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। देखो 20 दिन में कितने मिनटों की संख्या, 20 गुणे 24 गुणे 60। देखो 20 दिन होंगे, 20 दिन में 20 दिन होंगे, 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इन सब की करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 28,800 मिनटों की संख्या हो जाएगी। अब हमें सेकंडों में पूछा, अब क्या करेंगे, 6 को सेकंडों में बन देंगे, 6 घंटे को 6 गुणे 60 गुणे 60, 6 संग 3600 और 3600 ये नहीं होगा। 5 वाला देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं 7 वाला, 7 गुणा 60 गुणा 60, 7 छंग 6 छंग 3600 हो जाएगा, गुणे 7 देखते हैं, 7 0 0 7 0 7 छंग 42 का 2 और 7 तियां 21 और कितना 21 और 2 हो जाएगा 21, 21 और 4 26 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं 8 घंटे में, देखते हैं 8 गुणा 60 गुणा 60, 60 गुणा 60 यानी 3600 गुणा 8, 8 0 0 8 0 8 छंग 48 का 8, 8 3 24 4 28, यानी कि 8 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 5 किलो 100 ग्राम बादाम, 1 किलो 900 ग्राम किशमिश और 2 किलो 600 ग्राम काजुओं को मिला देता है। इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए जाएं तो पैकेट में भार कितना होगा। देखो बादाम, किशमिश और काजू इन सबको हम लोग ऐड करेंगे 6 तो हो जाएगा, एक दर्जन में कितना आएगा 12 8 96, यानी कि हमें दर्जन पैकेट में 48 पैकेट, 4 दर्जन में कितने होंगे 48 पैकेट हो जाएंगे। पैकेटों का भार कितना है 48, तो इसे क्या करेंगे 96 भाग, यानी कि प्रत्येक पैकेट में 200 ग्राम वजन होगा, तो यानी कि प्रत्येक पैकेट में 200 ग्राम वजन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 लीटर की धारिता वाली एक बाल्टी को दूध से पूर्णतः भरने के लिए बाल्टी में दूध के छोटे छोटे बर्तनों में इस प्रकार भरा जाना है कि बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग में 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 16,000 ml हो गया, उसे 40 बार भरना, 40 से कर दो भाग, 4 चक 16, तो कितने बार में भर पाएगा 40 बार में, तो 1 ml में एक बार में कितना जाएगा 400 ml, x बराबर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 400 ml। अगर कोई ऑप्शन अगर आपको दिखा दे 400 ml तो उसी को टिक कर दें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस श्रृंखला का भाई साहब, अगर जिसने रिस्क नहीं लिया तो उसे कुछ नहीं मिल पाएगा। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तार की लंबाई, तो 3 गुणे भुजा बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 120, तो 4 12 यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, और पूछा क्या हमसे लंबाई, पूछा है भुजा, तो भुजा कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट यानी 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन कौन सा सत्य है, यानी कि सभी वर्ग आयत होते हैं, गलत बात है, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, गलत बात, सभी आयत वर्ग होते हैं, गलत, सभी चतुर्भुज वर्ग होते हैं, सभी समचतुर्भुज तो वर्ग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 1/3 समकोण हो गए। 3 तो समकोण है, 3 गुणे 90 बराबर 270 हो गया। 1/3 1 गुणे 3 गुणे 90 तो ये हो जाएगा 30 और जोड़ लो यानी 300। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लुप्त पैटर्न प्रविष्टि को पहचानिए। 2 4 12 48 240 यानी दो चौक दो दूनी 4 4 तियां 12 12 चक्कू 48 48 पंजे 240 और 240 छंगा आएगा। 240 छंगा 1440। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यानी कि सीरीज लगातार बढ़ रही है यानी कि उसमें से दो दूनी 4 और 4 तियां 12 हो गया। 12 चौक 48 हो गया। 48 पंजे 200 हो गया यानी 5-6 बार जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगला आ जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे रुपयों में दी गई इतनी है। तो कह रहा है 3500 और 3700 रुपए कितने श्रमिकों को साप्ताहिक कमाई के लिए बीच में मिलते हैं। आप सबसे पहले इसे हम बनाएंगे सीरीज और फिर हम चेक करें कितने श्रमिकों को साप्ताहिक कमाई 3500 से ज्यादा मिलती है। यानी सबसे पहले मिलती है 3520 एक को, फिर 3580, फिर 3650, 3700, 3630, 3735, 3640 और 37 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ऐसे ऐसे 8 श्रमिक होंगे जिनकी साप्ताहिक कमाई 3500 से ज्यादा और 3750 से कम होगी। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री में नीचे दी गई वस्तु दी है, आई बिक्री दर दी है। देखते हैं 1800 बिस्किट 1800 रुपए बिके, केक और पेस्ट्री 8000 की बिक्री, ब्रेड 2600 रुपए और ढोकला 900 रुपए का बिके। इनमें से कौन सा सही नहीं है? अब हमें क्या करना है? सही नहीं है। आओ देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन डी बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वस्तुओं के समूह में वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा दिए गए संदर्भ को सुदृढ़ करने में है? ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर एक है कि संगति, ऑप्शन नंबर पदानुक्रमित संवेशन, ऑप्शन नंबर फैक्टराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी डी बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की बात की गई है के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने यानी उन्नयन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को लापता बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों के उत्तर देने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में वाद विवाद को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी करना है सुव्यवस्थित संगठित और अव्यक्त चिंतन करना। कक्षा की गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों कविताओं और नाट्य सम्मिलित करना। तो ऑप्शन नंबर जो अर्थ है ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है यानी सुव्यवस्थित और संगठित अभिव्यक्ति को ग्रहण करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस त्रुटियों को सुधारने जैसे 1/4 और 1/4 को बराबर 2/8 क्यों होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समावर्तक
कैसे ज्ञात करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर। ऑप्शन नंबर टेस्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी उपरोक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए, एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा की, यानी प्रेडोमाइन ऑफ सिम्बायोटिक लैंग्वेज इन द मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रतीकात्मक भाषा का प्रतिनिधित्व करने को। ऑप्शन नंबर सी, गणित की संचयी प्रकृति को। ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? आओ ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर एक है, लक्ष्य औपचारिक हैं जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य का लक्ष्य एक ही भाग है। तो इस हिसाब से सब ऑप्शनों को देखते हुए ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर, यानी लक्ष्य जो है अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य जो है दीर्घकालिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से एक वंचित उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टित करना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। ऑप्शन नंबर सी जो है शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी, कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे के साथ करना। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियां अपरिभाषित हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक चतुर्भुज के विकर्ण है, एक रेखा है बिंदु? तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, ए सी डी, यानी ए सी डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, यानी एनसीएफ 2020 नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत के रूप में निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ऑप्शन तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? आओ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन कह रहा है, मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं,
ये जानना है कि ऑप्शन बी मापन की इकाइयां का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना है। ऑप्शन नंबर डी मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों को उपयोग करने से का लाभ समझना। तो ऑप्शन नंबर सी मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वृत्त की परिभाषा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी श्यामपट्ट पर वृत्त का आरेखन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वृत्त की परिभाषा देनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए ट्रायनग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे प्रभावी है। स्पेशल दिक स्थान सभी विवेचन संख्या बोध दृश्यीकरण आकृतियां एवं दिक स्थान। तो आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अंतर्दर्शी ज्ञान के रूप में सही है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सदैव पुख्ता गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक आनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक इसलिए है गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द सबसे अच्छा आंसर है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभवों भाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन इकाइयां का बोध संरक्षण टाइलों का पैटर्न टेक्सिलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई का मापन द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन आयतन का मापन और आंकड़ों का प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट यानी द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल के मापन का। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना। ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी आलोचनात्मक चिंतन और तकड़ियां विवेचन के कौशलों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशल को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक में इबारती सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर एक प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है अतः यह बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करता है जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। यानी कि इबारती उच्च सवाल उच्च बुद्धिलब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी
शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियादी रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यानी प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में रिवायती सवाल जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने और सहायता करते हैं जिनसे गणितीय चिंतन सम्मिलित होता है। अतः आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए अपने चैनल को कंटिन्यू देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर